हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के एक टॉपिक की, जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट से है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग यानी स्वयं विनियमित अधिगम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, देखिए, स्वयं विनियमित एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अधिगम करके सीखता है। विद्यार्थी किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं और शिक्षक इस कार्य को करने में विद्यार्थियों की हेल्प करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, क्या करता है विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। विद्यार्थी के स्वयं करके सीखता है। विद्यार्थी किसी कार्य करने को पहले क्या करता है, योजना बनाते हैं विद्यार्थी, और योजना बनाने के बाद उस कार्य को करते हैं। और शिक्षक का यहाँ पे महत्व ये होता है कि शिक्षक इस कार्य को करने में विद्यार्थियों की हेल्प करते हैं। सिर्फ शिक्षक का इतना वर्क होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। उसके बाद अगर हम लोग देखिए इसका अर्थ देखते हैं। स्वयं भी नियमित अधिगम का अर्थ इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं विनियमित अधिगम का अर्थ उन सब व्यू रचनाओं या स्ट्रेटजी, अधिगम पद्धतियों तथा सूत्र आदि से है जो अधिगमकर्ता को स्वायत्त अधिगमकर्ता बनाती हैं, जिससे अधिगम में रोचकता तथा प्रभाविता का विकास होता है। अधिगमकर्ता ये जान जाता है कि किस प्रकार अधिगम किया जाता है। ठीक है, अधिगमकर्ता को ये ज्ञान इसमें हो जाता है कि उसे अधिगम मतलब किस प्रकार अधिगम किया जाता है। विषय के रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। और क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम में विषय को रटने पर जोर नहीं दिया जाता है, अपितु इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि अधिगमकर्ता स्वयं सीखे, उसमें आत्मनिर्भरता का क्या हो, विकास हो। ठीक है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो करके सीखने पर डिपेंड होता है। स्टूडेंट इसमें 99.9% क्रियाशील होते हैं, और सभी स्टूडेंट मिलकर क्या करते हैं, इस किसी कार्य को करते हैं। उस कार्य की योजना भी वही बनाएंगे, उस कार्य के रिजल्ट को भी वही चेक करेंगे। अध्यापक का कार्य सिर्फ इतना होता है कि उनका मूल्यांकन करना, ठीक है, उनका निरीक्षण करना, और अगर उन्हें कोई स्टेप किसी कार्य की समझ में नहीं आ रही है तो फर्स्ट टाइम अध्यापक उनको गाइड करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, उद्देश्य तकनीकों द्वारा बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराना है। तथ्यों का मतलब यहाँ पे फैक्ट से है, किसी चीज के बारे में, किसी ऐसी चीज के बारे में जिस चीज के बारे में बच्चे पहले से नहीं जानते हैं। तो उन्हें क्या, विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इंटरनेट की सहायता से किसी बच्चे को किसी की पिक्स दिखा सकते हैं, किसी साइंटिस्ट की, किसी मतलब आपकी इकोनॉमिक्स की जो अर्थशास्त्री की पिक्स दिखा सकते हैं, किसी प्लांट की दिखा सकते हैं, किसी एनिमल की दिखा सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है। या उससे संबंधित जो पुराने रिकॉर्ड बनाए गए उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो कि विभिन्न टेक्निक की सहायता से बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराना, और इस बात का भी ज्ञान कराना कि तथ्यों का ज्ञान कैसे किया जाता है। और इस बात पे भी फोकस किया जाता है इस प्रकार के अधिगम में कि किसी नई चीज को सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी कौन से फैक्ट हैं, उनका ज्ञान कैसे किया जाता है, इस बारे में भी स्टूडेंट को इसमें सिखाया जाता है। जिन छात्रों का इस व्यूह रचना से शिक्षण होता है, कहने का मतलब जो छात्र इस विधि से पढ़ते हैं वे अवलोकक बनते हैं। अवलोकक का मतलब होता है निरीक्षण करने वाला, अवलोकन करने वाला किसी चीज का। ठीक है, निश्चित होना तथा स्वयं चिंतन करना करना सीख लेते हैं स्टूडेंट। इस पर शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि स्वयं अधिगम का उद्देश्य छात्रों को और अधिक निश्चित तथा अधिक अवलोकक
एवं विचारशील बनाना है। और क्या है कि इसका उद्देश्य ये भी है कि छात्रों को अधिक निश्चित किसी कार्य के पीछे उनके अंदर डेफिनिटी आए, मतलब कि हमें ये करना ही करना है या नहीं करना तो नहीं करना है, और अधिक अवलोकक बने, वो अच्छे विचारधारक बने। ठीक है, ऐसा उद्देश्य भी होता है आपका इस अधिगम का। छात्रों में भावी आत्म शिक्षा की नींव को दृढ़ करना तथा उनमें खोज कार्यों के प्रभाव को विकसित करना, ये भी एक उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंदर क्या हो, दृढ़ता आए, वो और अधिक मजबूत हों, उनकी आत्म शिक्षा जो हो वो और अधिक मजबूत होनी चाहिए, उनमें खोज तथा खोज के कार्यों के करने की उत्सुकता और डेवलप होनी चाहिए। ये भी इसका उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है आपका, इसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के सिद्धांत अथवा साइकोलॉजिकल बेसिस। देखिए मनोवैज्ञानिक आधार क्या है इसके, तो सबसे पहला इसका सिद्धांत है क्रियात्मकता अथवा क्रिया द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। जैसे आपको पता है कि इस प्रकार के अधिगम में शिक्षार्थी जो होते हैं वो अधिक एक्टिव रहते हैं और हमेशा एक्टिव ही रहते हैं जब तक वो कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। तो क्रियात्मकता का सिद्धांत ये बताता है कि सभी स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे। अनुभव का सिद्धांत यहाँ पे है। अनुभव का मतलब ये है, जब छात्र स्वयं करके सीखेगा तो बार बार किसी कार्य को करने से उसके अंदर क्या होगा, उसे अनुभव की प्राप्ति होगी। उसके बाद में स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत का मतलब ये है कि इसमें सात छात्र स्वतंत्र होते हैं, वो योजना भी बनाते हैं और कार्य को भी करते हैं। अगर उनके मन में किसी कार्य को करने की मतलब कोई अपने अंदर कोई मतलब ऐसी योजना है जिससे वो कार्य कर सकते हैं, तो वो उसे स्वेच्छा से अप्लाई करेंगे। स्वतंत्रता का नियम हमें ये बताता है। खेलने का सिद्धांत। खेलने का सिद्धांत का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे, आपको पता है, खेल खेल करके सीखने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। ठीक है। उद्देश्य का सिद्धांत। अब कोई कार्य है, मान लीजिए क्लासरूम में किसी बच्चे को कोई कार्य दिया गया है, ठीक है, तो उसका भी कोई अपना उद्देश्य होगा। तो इसमें ये उद्देश्य का सिद्धांत बताता है किसी कार्य को करने से पूर्व उसका उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार के अधिगम में जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, क्योंकि वो खुद किसी कार्य को कर रहे हैं और उससे उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, और इसी अनुभव से वो क्या होता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। और क्या रहते हैं वो, किसी न किसी कार्य में क्या होंगे, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आप लिख लीजिए। उसके बाद में इसमें लिखा है, इससे तथ्यों की जानकारी होती, इससे क्या होता है, जो फैक्ट हैं उनके बारे में विद्यार्थी जान जाते हैं तथा बच्चों में अन्वेषण का भाव पैदा होता है। इसमें छात्रों की सहज उत्सुकता के भाव का उपयोग होता है। मतलब इसमें क्या, अन्वेषण का भाव, अन्वेषण का मतलब कि खोज या किसी नई चीज के बारे में जानने की प्रवृत्ति अन्वेषण कहलाती है। तो बच्चों के अंदर वो जागृत हो जाती है। और क्या करते हैं, मतलब जो छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो स्वतंत्र वातावरण में, उनके अंदर किसी का प्रेशर उनके ऊपर नहीं होता है। अध्यापक का कार्य इतना है कि वो निरीक्षण तो कर रहा है, मूल्यांकन तो कर रहा है, लेकिन वो प्रेशर में नहीं डाल सकता या स्टूडेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। स्वतंत्र वातावरण में खेलते हुए इसमें विद्यार्थी अपना कार्य पूरा करते हैं। छात्र सिद्धांतों की तत्वों को रटते नहीं, छात्र सिद्धांतों के तत्वों को रटते नहीं, उन्हें स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए शिक्षा का उनके लिए महत्व हो जाता है। मतलब इसमें इस प्रकार के आपके अधिगम में क्या होता है, छात्र सिद्धांतों के तत्वों को, यानी जो भी एक मान लीजिए कोई सिद्धांत है उसके जो तत्व हैं उनको रटते नहीं हैं, उन्हें स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। मतलब रटते नहीं हैं और क्या करते हैं, उन्हें सीखने के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए शिक्षा उनके लिए हो जाती है महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है, इसके लाभ क्या होते हैं, आप देखिए, SRL के लाभ, यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग।
सबसे पहला इसमें पॉइंट है, देखिए आप लोग यहाँ समझिए, सबसे पहला पॉइंट जो लिख रखा है वो ये है, ये छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक तथा विवेचनात्मक बनाती है। इस प्रकार की जो लर्निंग होती है वो क्या करती है, छात्रों के एटीट्यूड को, उनका एटीट्यूड जो होगा वो वैज्ञानिक विवेचनात्मक होता है। छात्रों में अन्वेषण की भावना जागृत होती है, देखिए यहाँ पे है, छात्रों में अन्वेषण की भावना जागृत होती है। ये छात्रों में कठोर परिश्रम की आदत डालती है, ठीक है, क्योंकि वे समस्या समाधान के कार्य में व्यस्त रहते हैं। अगला पॉइंट है, ये छात्रों में आत्म क्रियाशीलता की भावना का विकास करती है। छात्रों को अपने कार्यक्रम आयोजित करने का ढंग आता है। इनसे अधिगम स्थायी और प्रभावशाली होता है। ये छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करती है कि वे अपने आप को जीवन के लिए तैयार कर सकें, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें लाभ में लिखा हुआ है, अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती है यदि छात्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। अब इसमें ये पॉइंट ये कहता है कि अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती है, कहने का मतलब ये है कि सारे जो स्टूडेंट हैं सभी के सभी अपने अपने वर्क में, अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो उनके पास कोई ऐसा मतलब टाइम ही नहीं बचता है जिससे वो क्या करें, अनुशासनहीनता, यानी अनुशासन या डिसिप्लिन में ना रहें, ठीक है। अब देखिए इसकी सीमाएं, सीमाएं का मतलब लिमिटेशंस या इसकी हानियां क्या क्या है, ठीक है। डीमेरिट्स जिनको बोलते हैं, बच्चों की बुद्धि अपरिपक्व होती है, हम उन्हें आविष्कारों और खोजियों की स्थिति में नहीं रख सकते। पहली हानि, क्योंकि आपको पता है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होती है, ठीक है। और हमें उनसे ये भी मतलब अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो आविष्कार की तरह कार्य करें, या खोजियों का मतलब होता है कि जो खोज करने वाले वैज्ञानिक लोग होते हैं उनके रूप में बच्चे कार्य करें, तो वो इस स्थिति में नहीं रख सकते बच्चों को। अनेक तकनीकी बहुत मंद गति वाली होती हैं, इनका अनुकरण करने से पाठ्य चर्चा को समय तकनीकी बहुत मंद गति वाली है, इनका अनुकरण करने से पाठ्य चर्चा को समय पर समाप्त करना संभव नहीं है। इस पॉइंट का मतलब है कि जो मतलब आपकी लर्निंग होती है वो थोड़े लंबे समय में पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। मान लीजिए आप किसी की हैबिट किसी कार्य के लिए डलवाना चाह रहे हैं, कोई बैड हैबिट किसी की छुड़वाना चाह रहे हैं, तो उस वो एक दिन में, एक घंटे में नहीं होता, उसके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो यही इसमें लिखा है कि जो टेक्निक है वो मंद गति वाली है, और इसका अनुकरण, इसका जो पालन करेगा, इसका पालन करने से क्या होगा, जो सिलेबस आपका निर्धारित होगा वो समय रहते या समय पर समाप्त तो नहीं हो सकता, ये भी इसकी एक हानि है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रणाली उपयुक्त नहीं है, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनके लिए ये पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बच्चे उस क्लास में होते हैं उनकी बुद्धि जो होती है वो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, तो वो इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। हम सभी बच्चों से ये आशा कदापि नहीं कर सकते कि वे अनुसंधान कर सकेंगे या कोई बहुत बड़े आविष्कारक हो सकेंगे। मतलब सारे बच्चों से हम आशा नहीं रख सकते ये कि वो कभी मतलब